नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लाकर में रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज अगला पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम एफआरओ 2019 का पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एफआरओ 2021 और लोअर पीसीएस 2021 के पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, आज एफआरओ का रहेगा, इसके बाद अगला जो पेपर रहेगा वो आपके लिए लोअर पीसीएस का पेपर रहेगा फिर से। ठीक है, तो कंप्लीट 2002 से लेकर जब से उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम करा रहा है 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी को हम कवर करवाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आप उस वीडियोस उनको समझ उसका पैटर्न समझने के भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों का वीडियो को शेयर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो ये है आपका ACF, ठीक है, सहायक वन संरक्षक, जिसको एफआरओ कहते हैं। एफआरओ का 2019 का पेपर, 2021 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज रहेगा 2019 का पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन सा कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे प्राचीन इतिहास से लेके, ठीक है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है? पैलियोजोइक, प्रीक्रेबियम, सीनोजोइक या फिर मिसोजोइक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ था आपका सीनोजोइक पीरियड में, ठीक है, जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे देखिए दिया है सीनोजोइक युग की प्रमुख घटनाएं। पूरे विश्व की महान पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी इसमें। पहले होमिडिएट दिखाई दिए थे, ध्रुवीय टोपियाँ विकसित की गई थी और मानव प्रजाति ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था मौर्योत्तर काल से, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था, क्या कहते थे? समाहर्ता, कारमांतिक, सन्निधाता या फिर द्वारिक? तो इसको कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन्निधाता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का जो शीर्ष अधिकारी था उसको कहते थे सन्निधाता। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी सन्निधाता से जाना जाता था, जबकि समाहर्ता मौर्य प्रशासन के जनपदों के शासन का संचालन बहुत कुछ इसी के हाथ में रहता था। ठीक है, जो समाहर्ता होते थे वो क्या होते थे? ये कहते थे प्रशासन में जनपदों के शासन का संचालन करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। वहीं कामिंतिक मौर्यकाल में राज्य के अनेक कारखानों का संचालन तथा देवारिक राजप्रसाद का प्रधान पदाधिकारी होता था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, इस वीडियो से आपका क्या होगा, क्वेश्चन तो होगा ही होगा, साथ में आपके एक टॉपिक भी यहाँ पे रेडी हो जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूछा गया था 800 से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के रिलेटेड कोलम संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कोलम कब हुए थे? ये हुए थे 825 AD में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे विविध से क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे ईरानी। कौन थे? ईरानी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्सियन के द्वारा क्या किया? फर्स्ट बार भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हमखमी वंश के राजाओं ने किया। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला असफल प्रयास 550 ईस्वी के पूर्व ईरान के सम्राट साइरस द्वारा किया गया था। अब आएंगे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन। तो पहला पूछा गया था मुगल एम्पायर से, ठीक है, मुगल साम्राज्य से। पांचवा क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? देखिए, जजिया जो कर था इसको अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, बट बाद में औरंगजेब के द्वारा इसको फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो औरंगजेब का इसका टाइम पीरियड था जो था, ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1679 में। यहाँ पे क्या किया? औरंगजेब में जजिया को पुनः आरोपित कर दिया गया था। देखिए, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। इसके बाद समय समय पर फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह इनके द्वारा कश्मीर में जजिया कर लगाया गया था। अहमद शाह इनके द्वारा गुजरात में जजिया कर लगाया था। वहीं शेरशाह के समय जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया, 1575 में पुनः लगाया। इसके बाद 1589-80 में पुनः समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1679 में किसके द्वारा लगाया गया? इसको औरंगजेब के द्वारा लगाया गया। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एलिजेंस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? ये पूछा गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्स और एलिजेंस द्वारा लिखी गई थी। सातवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था
किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल में एक सितारा डूब गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि भारतीय सौरमंडल में से एक सितारा डूब गया है। लाला लाजपत राय की मृत्यु, महात्मा गांधी ने कहा था इनकी मृत्यु पर भारतीय सौरमंडल में एक सितारा डूब गया है। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 में साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाहौर में हुई थी। लाठी लग गई थी इनके सिर पे। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जुलाई 1943 को ये नारा दिया गया था इनके द्वारा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सिंगापुर में जो टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का भूगोल, जिसमें है भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र एवं मानव भूगोल से। ठीक है। 9वां क्वेश्चन रहेगा, मैकमोहन रेखा मध्य में है। देखिए इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चीन और भारत के बीच में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपका भारत और कौन सा जगह? भारत पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे एलओसी है। भारत एंड बांग्लादेश। देखिए एलओसी और एलओसी दो अलग चीज़ें हैं। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल ये है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में। बट यहाँ पे बोला गया था मैकमोहन रेखा, तो ये भी भारत और चीन के बीच में ही है। तो इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ लाइन दी हुई देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और बांग्लादेश की सीमा भी रेड क्लिफ ही हो जाएगी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग और व्यापार से। देखिए ये यहाँ पे आपको ही बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, इन टॉपिकों पे आप लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है। जो ओबरा बांध है ये बनाया गया कहाँ पे बनाया गया है? सोन, गोमती, रिहंद या फिर कोसी। देखिए जो रिहंद रिवर है ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, बट जो एक्चुअल में बनाया गया है बहुत ओबरा बांध ये बनाया है रिहंद रिवर पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है, रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो कभी कभी ये पूछता है कि गोविंद वल्लभ पंत जो सागर परियोजना है वो कहाँ पर है, किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और रिहंद रिवर पे हो जाएगी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हम केरल में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में होता है। देखिए ये डेटा कभी कभी चेंज भी होता है, बट बहुत कम रेयर केस में रहता है कि यहाँ पे डेटा चेंज हो, क्योंकि फसल वगैरह होती है तो वो चेंज होती रहती है। बट केरल के अंतर्गत जो यहाँ पे रबर है सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है। तो भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उत्पादक प्रमुख राज्यों का केरल में, फिर तमिलनाडु में और फिर कर्नाटका में। ठीक है। साउथ के राज्य हैं। 12वां क्वेश्चन है, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चंबल, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी? अगर यहाँ पे पूछेगा शिव समुद्रम तो ये है आपका कावेरी रिवर पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। अगला है 13वां क्वेश्चन, मैलाकाइट खनिज है। ठीक है। तो मैलाकाइट जो खनिज है ये क्या होते हैं? ठीक है। देखिए तो मैलाकाइट खनिज क्या है? लौह धातु का, कैल्शियम का, तांबे का या फिर मैग्नीशियम का। ठीक है। तो ये होता है कॉपर का, तांबे का होता है। ठीक है। तो मैलाकाइट एक हरा कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड खनिज है, जिसकी रासायनिक संरचना यह तांबे का क्या है? एक अयस्क है। ठीक है। विश्व का भूगोल, पहला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व के भूगोल में। 14वां क्वेश्चन रहेगा, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है? ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पे है? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर सूर्य में आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, यूवी रेज, इनको रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर जीवन को लेकर कई समस्या पैदा कर देती है। जैसे आपने देखा होगा जो स्किन कैंसर वगैरह होते हैं, उस जो ये रोग होता है। ठीक है। और जो इसको नापते हैं वो डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। ठीक है। इसको अगर पूछेंगे किसके नापते हैं ओजोन परत को, तो डॉप्सन यूनिट के द्वारा इसको नापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये की गई थी केपलर के द्वारा। जोहान्स केपलर जर्मनी के महान खगोलिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए। इन नियमों के आधार पर यह बताया जाता है कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किस प्रकार होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट करना आपको वीडियो कैसी पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि आपके लिए मैंने कंप्लीट यहाँ पे सोचा है कि जो भी 2002 से लेकर 2024 तक के जितने भी
यूपीएससी के पेपर हुए हैं वो सभी कवर करवा दूँ। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो लोअर पीसी अपर पीसी आरओ का एग्जाम होने वाला है आगे, ठीक है। साथ ही साथ एफआरओ का भी जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है। जैसे 100 में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है और आपको एक पैटर्न में समझ में आएगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो कैसे रहता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? इसका आवर्तकाल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसकी गति में त्वरण नहीं होता, इसकी गति में त्वरण है, इसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसकी गति में त्वरण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? इसकी गति में क्या है? त्वरण है, ठीक है। तो देख सकते हैं एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह की गति में त्वरण होता है, क्योंकि समरूप समान गति में वाली वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, हैली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था किस वर्ष? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैली का जो धूमकेतु है कॉमेट, ठीक है, हैली कॉमेट वॉज लास्ट सीन इन दिस ईयर 1986 में ये दिखा था। पृथ्वी से हैली धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। पृथ्वी से हैली धूमकेतु अब 2061 में दिखाई देगा तथा इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, बिना चश्मे वगैरह के भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, स्थल मंडल से पूछा गया था। क्वेश्चन में कह रहा है भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जानते हैं अभी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूकंप की उत्पत्ति का स्थान उसको कहते हैं फोकस, नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, नाभि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को नाभि कहते हैं। इस स्थान से भूकंप में अवमुक्त ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती हैं, जबकि पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन है, चलो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है आपकी 29 मार्च 2025, ठीक है। 28 मार्च को यहाँ पे म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया हुआ है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ के लिए जो सहायता के लिए जो अपनी सेना भेजी या फिर चीज़ें भेजी हैं, तो उसका एक ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? क्योंकि ऐसे ऑपरेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ये लेटेस्ट आज की करंट अफेयर है, तो इसको बताएंगे आप लोग इसका क्या नाम है, ठीक है। 19वां है, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? भूकंप का, बवंडर का, तूफान का या फिर हिमदाह का? तो ये होता है अर्थक्वेक के द्वारा। तो अर्थक्वेक के बाद ही यहाँ पे क्या आते हैं? सुनामी आती है। अगर कोई भी भूकंप समुद्र के नीचे आता है, ठीक है, समुद्र में आता है, तो वहाँ से क्या होता है? उसके बाद लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप का परिणाम है। जब कभी महासागर के नितल पर भूकंप आता है तो महासागरीय जल में भयंकर हलचल पैदा कर देता है और शक्तिशाली सुनामी का जन्म होता है, ठीक है। 2011 के आसपास आपने देखा होगा जो जापान में आई थी, भयंकर सुनामी आई थी, ठीक है, जहाँ पे लहरें 25-25 मीटर ऊपर लहरें यहाँ पे उड़ गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के निकटतम है? ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे निकटतम पूछेगा तो ये होती है ट्रोपोस्फीयर। कौन सी होती है? सबसे नीचे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आती है मीसोस्फीयर, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सोस्फीयर ऊपर, ठीक है, थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर जिसको आइनोस्फीयर भी कहते हैं नीचे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर आ जाएगा। तो देख सकते हैं वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर, जो कि प्रायः 10 से 12 किलोमीटर तक फैली होती है। उसके बाद ऊपर समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं हम, जिसकी होती है 16 से 50 किलोमीटर ऊंचाई होती है। इसके बाद ऊपर के भाग में मध्य मंडल आता है जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, और ऊपरी भाग को आइनोस्फीयर भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा गया था पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो यहाँ पे आपको जनसंख्या वाला भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? देखिए 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड राज्य की तुलना में अधिक है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर झारखंड, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, उड़ीसा का लिंगानुपात 978 है, असम का 954 है, ये कम है, पश्चिम बंगाल का 947 है, ये भी कम है, झारखंड का 947, ये भी कम है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आएंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे।
पहला पूछा गया है भारत का संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो संविधान की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद ने की थी। इन्हें अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और स्थायी रूप से पूछेगा, अस्थायी रूप से इनको चुना गया था, स्थायी रूप से पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे राइट हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आजकल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ल्यूसेंट एमसीक्यूज साथ ही साथ घटना चक्र एमसीक्यूज की एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पॉलिटी के 4 से 5 लेक्चर वहाँ पे हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स भी हो चुकी है 2-3 लेक्चर सॉरी, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तावना से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? विधि के समक्ष समानता नहीं, ये नहीं होगा। वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए पहली बात तो ओनली जो इंडियंस के लिए है वो कौन कौन से हैं? एक आपका 15 है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 29 है और आर्टिकल नंबर 30 है। ये किसके लिए है? ओनली इंडियंस के लिए है। बाकी इसके रिलेटेड बाकी जितने ही बचे वो सभी दोनों के लिए, विदेशियों के लिए और भारतीयों के लिए भी, दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन? देखिए तो यहाँ पे देखिए एक ही बात हो रही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, ये आर्टिकल 21 है, ये दोनों के लिए है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25, ये भी सबके लिए है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या बोला गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी नहीं होगा। फ्रीडम, वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति 19, आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, मैंने बताया ये क्या है, ओनली इंडियंस के लिए है। 19 मैंने बोला कि जो 15, 16, 19, 29 और 30 है ये ओनली इंडियंस के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया था जो कि भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई वो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो भारतीयों के लिए तो है बट विदेशियों के लिए नहीं है। तो मैंने यही बताया कि ओनली इंडियंस के लिए जो आर्टिकल है वो 15, 16, 29, 19, 29 और 30 है। तो इसमें से एक ही जो आर्टिकल था वो 19वां यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई 6 स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक मतलब इंडियंस के लिए। अनुच्छेद 19 में नागरिक शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। अतः विकल्प वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति 19A सही उत्तर रहेगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? आर्टिकल 21A में जो जोड़ा गया मौलिक अधिकार, साथ ही साथ इसको आर्टिकल जो आपके 51A है, 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वहाँ पर भी ऐड किया गया। ठीक है, तो ये कौन सा था? तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके रिलेटेड क्या, इसके बाद क्या कर दिया था, हमें जो शिक्षा का अधिकार है उसको एक मौलिक अधिकार 21A में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। संविधान अधिनियम 2002 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, 21A जोड़ा गया। इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। 25वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है? भाषण का अधिकार, देश में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संगठित होने का अधिकार। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल आपका 20 और आर्टिकल 21। इन दोनों आर्टिकल को कोई भी इमरजेंसी लगे, आपातकाल लगे, इसको यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट टू लाइफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 आपात की उद्घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अगर आपातकाल लगता है तो आप उसके लिए आपके लिए लागू डायरेक्टली हट जाएगा। ठीक है, उसको आप कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं तो आपको सीधे वहाँ पे जेल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तब वो आपका क्या रहेगा, फंडामेंटल राइट यहाँ पे नहीं रहेगा, आर्टिकल 19। जबकि अनुच्छेद 359 का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प सी क्या है, अर्थात जीवन का अधिकार सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल 20 भी होता तो वो भी यहाँ पे सही होता। 20 और 21 क्या है, खत्म नहीं होते आपातकाल में, इमरजेंसी में भी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी।
द कंस्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? ये बनाया गया था, ठीक है, कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1950 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। भारत की आकस्मिक निधि 1950 में स्थापित की गई थी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में संसद द्वारा 1950 में आकस्मिक निधि अधिनियम के तहत इस निधि की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन था संसदीय व्यवस्था केंद्र सरकार से। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद बनी है। देखिए, ये भारतीय संसद बनी है 3 लोगों से, जहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनके लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 79, 80 और 81, जहाँ पे संसद के लिए इसको ऐसे याद रखेंगे, सरला करके याद रखेंगे। सरला मतलब 100 से संसद 79 में, रॉ से राज्यसभा 80 में और लॉ से लोकसभा 81 में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था कि संसद किससे बनती है? 3 लोगों से बनती है। लोकसभा 3 चीज़ों से मिलके, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद भी दिखा हुआ है, ये मैंने देखा नहीं इसलिए मैंने यहाँ टिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप लोग, आपको समझा दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन की गलती ये नहीं करिए जैसे मैंने अभी गलती की। अभी देखिए, मैंने बिना पढ़े हुए सीधे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दिखा और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया, बट यहाँ पे लास्ट में मंत्रिपरिषद। एग्जामिनर ऐसे फंसाता है आपको, और यही गलतियाँ आपको यहाँ पे करनी है, एग्जाम में नहीं करनी है। इसलिए प्रैक्टिस हट करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, अब ये क्वेश्चन कभी आएगा भी तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, उससे वही टिक करेंगे। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, जो गलतियाँ करनी है यहीं पर कर देनी है। ठीक है, चलो इसी क्रम में आप बताएंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करेंगे आप लोग। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? देखिए, भंग नहीं कर सकते हैं किंतु समाप्त कर सकते हैं। तो राज्य की जो विधान परिषद होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ये भारत में 6 राज्यों में है। देखिए, आपने देखा होगा विधानसभा सब जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे एमएलए वगैरह होते हैं, बट विधान परिषद कहीं कहीं है। अब क्या हो सकता है, यह कह रहे हैं कि भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, जो राज्यसभा होती है और जो राज्य विधान परिषद होती है, इसको कभी भी क्या करते हैं, भंग नहीं करते हैं, बट समाप्त कर सकते हैं। राज्यसभा को तो नहीं, बट राज्य विधान परिषद जो है इसको यहाँ पे हटा सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को अनुच्छेद 169 के प्रावधानों के अनुरूप गठित किया गया है। यदि किसी राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में संकल्प पारित करे तो संसद विधान परिषद का गठन या विलोपन समाप्ति कौन करेगी? संसद करेगी, चाहे किसी भी स्टेट की हो। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। देखिए, 2 क्वेश्चन सेम आ चुके हैं। उच्च सदन देखिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, हमारे लोकसभा है और राज्यसभा है, इसमें अपर हाउस कहते हैं हम राज्यसभा को, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। तो राज्यसभा जो होती है परमानेंट बॉडी होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। उसी क्रम में राज्य के अंदर अगर बात करेंगे, एक होती है आपकी विधानसभा, एक होती है आपकी विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद की मैंने बात की कि इसको भंग नहीं कर सकते हैं बट खत्म कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा, अभी बताया था, वो पढ़ा था। ठीक है, संसद के द्वारा ही इसको हम करते हैं, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉलिटी को अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो मैं क्वेश्चन के थ्रू जो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा पॉलिटी को, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं, हम थ्योरी भी वहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, आपका अच्छा खासा रिवीजन भी वहाँ से हो सकता है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्थान के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सदन के लिए उत्पन्न कर सकती कौन? संसद। जहाँ पे नहीं है वहाँ बना भी सकती है और जहाँ है वहाँ हटा भी सकती है उसको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया था, राज्य सरकार से पूछा गया था, ये पॉलिटी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, और पॉलिटी करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस होता है तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर फोकस करना है, साथ में पॉलिटी पर फोकस करना है। ठीक है, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया सकता? मतलब कहने का मतलब है कैन नॉट बी रिमूव, किसको गवर्नर नहीं हटा सकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, स्टेट के अंदर जो पीसीएस होता है आपका, पीसीएस का जो अधिकारी होता है उसको, ठीक है, जो वहाँ पे जो कमीशन होता है, ठीक है, स्टेट, उसके मेंबर जो होते हैं, उसमें जो उसका जो अपॉइंट करेगा, उसको जो अपॉइंट करेगा वो आपका गवर्नर करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बट अगर उनको हटाने की बात आएगी तो वो उसको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है, कन्फ्यूजन में डालता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पता तो होता है कि हाँ गवर्नर ही इसको अपॉइंट करता है, तो हटाएगा भी गवर्नर, नहीं, ये गलत है। हटाता कौन है? देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, इसका कुछ काम नहीं होता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक अन्य आयोग के लिए, ठीक है, जहाँ पे राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन था। 31वां है, निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? देखिए 15वां वित्त आयोग जो था ये बनाए थे इनको एन.के. सिंह। कौन बनाए थे? एन.के. सिंह। इंपॉर्टेंट था, अब बताएंगे आप लोग। 16वां जो वित्त आयोग शुरू होने वाला है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाया गया था। इसके पूर्णकालिक सदस्य अशोक लाहिड़ी, अजय नारायण झा और अनूप सिंह थे। 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर 2015 से को लागू किया गया था। ठीक है, और आर्टिकल जो आपका 280 होता है यहाँ पे लिखा गया इसके बारे में। किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 32वां क्वेश्चन, आप लोग टॉपिक देखे ना ऊपर, पंचायती राज वाला है। ठीक है, निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्तिगत संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर चुनाव आयोग? अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? तो ये कर रहा है अगर कि मूल अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए कौन प्राधिकृत करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है आपका पार्लियामेंट। कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक है, देखिए 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 की दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है इकोनॉमी के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। आप पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा यूपीपीएससी कोई भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हमेशा पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा NSSO। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका नाम देखो, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्शी परिसर्वेक्षण आयोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। इसकी स्थापना 1950 में हो गई थी। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है जिसके द्वारा भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन किया जाता है। अभी रिसेंट में यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो कौन करता है? NSSO ही करता है। ठीक है, वर्तमान में CSO एवं NSSO का विलय कर दिया गया है, इन दोनों को आप NSO बना दिया गया इसको। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, बैंक से रिलेटेड है। भारत के 14वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अनुसार राज्यों को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तराखंड की हिस्सेदारी यहाँ हो जाएगी 1.05%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अनुसार केंद्रीय एवं कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा तहत उत्तराखंड का हिस्सा 1.52% रहा है, जो कि वित्त आयोग के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। 35वां क्वेश्चन है, भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है? अब किसके एरिया पे? तो ये बात करता है यहाँ के वनावरण, तो ये डिपेंड करता है आपके वनावरण पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आय समानता 50% था, जनसंख्या पर 17.5, क्षेत्रफल 15, जनसांख्यिकी बदलाव 10 और वनावरण 7.5%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। आप अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? लेजर तकनीक, टिंडल प्रभाव, तापीय उत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जिसका डी होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह प्रकाश वोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, 37वां है, निकट दृष्टि एक तकनीक नाम है, इसको क्या कहते हैं? इसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं दिखा पाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ आप लोग कुछ होगा मायोपिया होगा ही। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वगैरह में पहने जाते हैं। अगर आप चश्मा वगैरह पहनते हैं तो इंटरव्यू डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका चश्मा कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, कौन सा लेंस आप लोग यूज करते हैं। 38वां है, दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं?
ठीक है। दही में क्या मिलती है? लैक्टोबैसिलस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लैक्टोबैसिलस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दही में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, परंतु अधिक मात्रा में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस स्पिलिस पाया जाता है, ठीक है। 39वां है, सॉरी। निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि क्षति पहुंचाने की जिम्मेदार? देखिए जो आगरा है, जो ताजमहल है, ठीक है, इसके वाइट जो संगमरमर है यहाँ पे, ठीक है, सब उसको ये क्या कर रहा है? येलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो अब देखे जा रहा है अभी ग्रीन हाउस थ्रो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ताजमहल है वो क्या हो रहा है? येलो हो रहा है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जो ज़्यादातर कारखानों से निकलता है। आगरा के पास मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए प्रमुख कारण है, ठीक है। चलो अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए जो त्रासदी होती है भोपाल में हुई थी, ठीक है, 1883-84 के आसपास हुई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो इसमें निकली थी मैथिल आइसोसाइनाइड। कौन सी निकली थी? मैथिल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह आपका यहाँ पे? देखिए मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ध्यान देना, मैथिल आइसोसाइनाइड नहीं है, आइसोसाइनेट है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 दिसंबर 1984 को ये होता है, भयानक दुर्घटना होती है यहाँ पे, ठीक है, औद्योगिक जो इंडस्ट्री था वहाँ पे। चलिए 41वां है, सामान्य वर्षा के जल का पीएच होता है, ठीक है। जो सामान्य वर्षा होती है इसका पीएच होता है 5.6 के आसपास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 0 से लेके 14 तक यहाँ पे क्या होता है? पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं सामान्य वर्षा के जल का पीएच 506 होता है, जबकि शुद्ध जल को न्यूट्रल माना जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या शुद्ध जल का पीएच 7 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है, ठीक है। 7 से अगर 0 से 7 के बीच में होगा तो इनको अम्लीय कहा जाएगा, ठीक है, इकट्ठे होते हैं। और 7 से अधिक पीएच वाली सॉल्यूशन को क्षारीय कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना, 0 से 7 तक के जो होंगे वो अम्लीय होंगे, 7 से 14 जो होंगे वो आपके क्षारीय होंगे, ठीक है। और यूकेपीएससी यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? पायरेक्स कांच, सोडा कांच, ऑप्टिकल कांच या फिर कठोर कांच? तो ये कौन सा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सोडा कांच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडा कांच का संगठन सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका है। उपयोग ट्यूबलाइट में, बोतलें बनती हैं जो प्रयोगशाला में, उपकरण जो बनते हैं, जो आप छोटी छोटी आपने कूप देखी होंगी, ठीक है, वो परखंडी टाइप की होती हैं, ठीक है। तो वो सब किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सोडा ग्लास की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बॉटनी के रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर नहीं है? रेशम, सेलुलोज, रबड़। देखिए प्लास्टिक क्या है? यहाँ पे एक पॉलीमर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेलुलोज, रेशम, रबड़ आदि प्राकृतिक पॉलीमर हैं। ये खुली अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं तथा इन्हें पौधों और जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि प्लास्टिक पादपों, बोतलों आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली पॉलीथीन सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तंबाकू, कपास, चावल या फिर मक्का? तो ये कौन सा था? तो ये था तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया की पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल तंबाकू का पौधा है, जिसका उत्पादन 1982 में हुआ था। यह पौधा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मानव चिकित्सा विज्ञान जूलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फोरेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम फॉस्फोरेट मानव हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। इसे अत्यधिक जैव संगत अकार्बनिक जैव रसायन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछता है दांतों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फोरेट होता है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है किडनी को, तीत को, आइस को या फिर नर्वस सिस्टम को? देखिए अगर फ्लोराइड प्रदूषण की बात करेंगे तो जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा, उसको क्या करता है? यहाँ पे ये प्रभावित करता है, ठीक है, मेनली इफेक्ट करता है। इसको याद रखना, फ्लोराइड प्रदूषण जो, ठीक है, फ्लोराइड पॉल्यूशन जो होता है वो करता है आपका नर्वस सिस्टम को यहाँ पे डैमेज करता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोराइड फ्लोरीन का आयनिक रूप है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्लोराइड के सेवन के लाभकारी और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में फ्लोराइड के सेवन से यह प्रोटीओलिटिक और ग्लाइकोलिटिक एंजाइम की गतिविधि में हस्तक्षेप के विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करना, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए ये किसका है? जनन द्रव डीएनए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। विकासवादी सफलता के लिए जननप्लाज्म डीएनए के एक उत्परित होना चाहिए। उत्परिवर्तन स्वतः या प्रेरित होता है। उत्पत्ति की विधा के अनुसार उत्परिवर्तन किसी बिना ज्ञात कारण से हो सकते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलियो की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, फुफ्फुद या फिर परजीवी? तो ये होती है वायरस से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो पोलियो या पोलियोमेलाइटिस एक विषाणु वायरस जनित भीषण संक्रामक रोग है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक के द्वारा अल्बर्ट सोबियन ने 1961 में किया था और अभी पोलियो मुक्त देश हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत कम देखने को मिलती है बीमारी ये। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का मुख्य कारण क्या होता है? वैश्विक तापीकरण, लवणीकरण या फिर सुपोषण या फिर जैव आवर्धन? देखिए, अगर यहाँ बात करेंगे एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का मुख्य कारण ये होता है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुपोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी का एक पूरा शरीर या उसके हिस्से खनिजों और पोषक तत्वों में से उत्तरोत्तर समूह हो जाते हैं, जो एल्गी प्रमुख का कारण होता है। 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मघात होते हैं, जो 5 चीज होते हैं। ठीक है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, शर्कराएं होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके विटामिन होते हैं। ठीक है, तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनसे कोई क्लोरीन नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिनों का संरक्षण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो पा सकता, इसलिए पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी और के संचरण हमारे शरीर में होते हैं। और विटामिन के इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका रुधिर का थक्का बनता है, ठीक है, जो ब्लड का थक्का वगैरह बनता है वो विटामिन के से ही बनता है। जिसके शरीर में विटामिन की कमी होती है उसका ब्लड देखना आप निकलते रहता है। ठीक है, वो उसका थक्का नहीं बन पाता है। 51वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? विटामिन बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी एन सी दोनों होते हैं। ठीक है, बी एन सी दोनों होते हैं, तो यहाँ पे बी दिया हुआ है तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी एन सी वसा एवं कार्बनिक घोलों में ए डी ई एन के होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं जल में घुलते हैं, बाकी ये कार्बनिक घोल उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन डेयरी से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, पहला बोला गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये वाला, तो ये यहाँ पे क्या है? धान का कटोरा कहते हैं इसको, कहते हैं धान की अच्छी पैदावार होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो ऐतिहासिक रूप से भारत का धान का कटोरा कहलाता है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ के लिए भी शब्दों का प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़ को भी कहते हैं। ठीक है, कृष्णा गोदावरी नदियों का मुख्य डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां धान का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपका ये आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा। बोला गया है निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? बग, बस, हाइबरनेट, कोई नहीं, तो ये होता है बग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बग किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में दोष या त्रुटि होता है, या दोष या त्रुटि कंप्यूटर प्रोग्राम में गलत कोडिंग की वजह से होता है। जब कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर में इस बग को ढूंढकर ठीक करता है तो इस प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरओ में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? लिनक्स, फेसबुक, मोजिला फायरफॉक्स, इनमें से कोई नहीं। अब किसका क्या वेब ब्राउज़र कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? गूगल वेब ब्राउज़र की तरह ही एक वेब ब्राउज़र है, जबकि लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है? कह रहा है टेलीफोन, क्रोसिलिस, मॉडेम या फिर माइक्रोवेव सिस्टम। तो कौन सा नहीं होगा? मॉडेम नहीं होगा। तो मॉडेम एक कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, चलिए 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो आपका कंपाइलर होता है क्या करता है? कंपाइलर आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या करता है? लिखेगा इस सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में क्या करता है? ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है वो आपका क्या करता है? कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक या अधिक मशीनी भाषा के लिए बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? HTTP, SMTP,
FTP या फिर HTML, तो इसमें यूज करते हैं हम HTML को, ठीक है। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या करते हैं वेबसाइट बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है? किसकी बात कर रहा है? एक बाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बाइट होती है आपकी 8 बिट्स के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, एक बाइट बराबर 8 बिट्स। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह स्थान को कहते हैं तथा बाइट संगणना का सूर्य संचार में सूचना में इकाई में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगिन इन दिस ईयर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1962। कब हुआ था? 1962। तो वर्ष 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है। तो ये स्पुतनिक वी था, ठीक है, और ये भेजा गया था रशिया के द्वारा। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था, ठीक है। तब रशिया USSR के साथ पार्ट था, ठीक है, इसको सोवियत संघ कहते थे उस टाइम पे। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट नाम से 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से भेजा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर करती है? इंफ्रारेड जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, इन पे निर्भर करती है। तो वो क्या होती है? फायरवॉक्स होता है, वायर्ड होता है, फायर ऑप्टिकल्स होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वायरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो वायरलेस का अर्थ बिना किसी तार के सूचना संकेतों के हस्तांतरण से है। वायरलेस संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर होती है। और मोस्ट ऑफ आप कल अभी जो भी चीज़ें यूज करते होंगे, आप हेडफोन यूज करते होंगे, आप माइक यूज करते होंगे, तो सब चीज़ें क्या आ रही हैं? वो सब वायरलेस ही आ रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, इकोलॉजी शब्द नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स एल्टन, आर्थर टास्ले, यूजीन ओडम या फिर अर्नेस्ट हैकेली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, अर्नेस्ट हैकेल। तो इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, इसको हिंदी में हम पारिस्थितिकी कहते हैं, शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में किया गया था और वो किया गया जर्मनी के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक में किया था। उनकी पुस्तक का नाम था जर्नल मोर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो क्या बात कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोल रहा है, तो कौन सी नहीं होगी? ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है CO2, CH4, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीन गैस, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित या संश्रित ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन PFC और सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6, ठीक है। देखिए इनको भी याद रखना, कभी कभी पूरा नाम नहीं देके शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है, ठीक है। 64वां क्वेश्चन कह रहा है, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है? वहन क्षमता, जैविक क्षमता, पर्यावरणीय प्रतिरोध या फिर जनसंख्या आकार। तो इसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहन क्षमता अथवा जनसंख्या, वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिससे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। 65वां क्वेश्चन कह रहा है, पूरा जलवायु का अध्ययन किया जाता है? पूरा जलवायु, ठीक है। पैलियो क्लाइमेट होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसकी स्टडीज को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ट्रीइंग्स भी कहते हैं, आइस कोर्स भी कहते हैं, या फिर झील के निक्षेपों द्वारा जो आपका इलेक्ट्रोसाइंस डिपॉजिट्स होते हैं वो भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, B and C तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66वां क्वेश्चन कह रहा है डॉप्सन यूनिट। देखिए डॉप्सन यूनिट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले शायद 8 से 9वां क्वेश्चन जो था वहाँ बता चुका था, ओजोन लेयर से रिलेटेड था, ठीक है। ओजोन लेयर की जो ओजोन लेयर को नापते हैं उसकी मोटाई को, वो आपको डॉप्सन यूनिट से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है।
तो डॉप्सन मात्रक को सामान्यतः ओजोन की सांद्रता अर्थात मोटाई नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। एक डॉप्सन मात्रक ओजोन की 1 प्रति अरब अंश सांद्रता के तुल्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे, देख सकते हैं आप 65 से 66 क्वेश्चन जो रहे वो जीएस के रहे। इसमें अभी करंट अफेयर क्वेश्चन भी है पीछे, ठीक है, वो भी बताऊँ कितने क्वेश्चन पूछता है। और अभी के टाइम पे तो करंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा हो चुका है। अगर आप 150 क्वेश्चन यूकेपीएससी के किसी पेपर को दे रहे 150 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से मान के चलिए 20 से 22 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब उत्तराखंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारियों पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्रावित है। कितने रुपए तक का? 100 से 5000, 1000 से 5000 कितना करता है? तो ये देखिए, तो कितने रुपए तक का यहाँ पे कर सकता है? तो ये कर सकता है 500 से लेके 5000 रुपये तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अनुसार द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु 500 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोग बताएंगे एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहीं पे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, इससे पहले 2 वीक आ चुके, लोअर पीसीएस 2021 वाला, एफआरओ 2021 वाला करवा चुका हूँ पेपर, वो प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं। और ये वाला एफआरओ का है, इसके बाद लोअर पीसीएस के बाकी। और देखिए आज ही न्यूज आई हुई है, अपर पीसीएस के भी यहाँ पे 122 पद आने वाले हैं। ठीक है, 122 से प्लस ही हो सकते हैं जहाँ तक है। और ये आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा अप्रैल फर्स्ट वीक में। और साथ ही साथ इसका पेपर जो है वो 29 जून को होने वाला है, 29 जून 2025 को। तो देखिए आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस लगातार दूसरे साल आ रहा है। इससे पहले 4-5 साल में एक बार भर्ती आती थी, तो अच्छा चांस है। और मैं जो वीडियो करा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि इसी टाइप के पेपर यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका हरिद्वार। सबसे कम पूछेगा, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे कम। अगर पूछता है तो आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जनसंख्या हरिद्वार, सबसे कम रुद्रप्रयाग, सबसे लिंगानुपात अल्मोड़ा में, सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा पूछेगा तो चमोली है, सबसे छोटा पूछेगा तो चंपावत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा है करके, तो ये होता है आपका बागेश्वर और चमोली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के 5 जिले भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? तो ये थे आपके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, टिहरी रियासत के लास्ट राजा कौन हो जाएंगे? मानवेंद्र शाह हो जाएंगे। 1 अगस्त 1949 को ये मिल गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम नरेश हो जाएंगे आपके मानवेंद्र शाह। ब्रिटिश सरकार ने महाराज की उपाधि से सम्मानित किया, स्वाधीनता के बाद राजपूत एवं सांसद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रष्म रेखा को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालयन ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट? तो इसको क्या कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कहा जाता है हिमालयी अंग, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक की क्या बोला गया सबसे नीचे। तो उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रष्म रेखा को हिमालय अग्र भ्रंश कहते हैं। उत्तराखंड में बृहद एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रष्म रेखा को मुख्य सीमा भ्रष्ट कहते हैं। ये तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 के तीनों को याद रखना। और उत्तराखंड में लघु हिमालयी श्रेणी के मुख्य सीमांत भ्रष्म और मुख्य मध्यवर्ती भ्रष्ट के बीच में स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है? ठीक है, उत्तराखंड में जो ऊर्जा मोस्ट ऑफ बनती है वो मुख्य है थर्मल, तापीय, गतीय नहीं, हाइड्रो पावर, क्योंकि नदियाँ इतनी ज़्यादा हैं उत्तराखंड में तो हाइड्रो पावर ज़्यादा है। ठीक है, टेहरी डैम वगैरह आप देखते हैं 2400 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना इनको। तो उत्तराखंड में मिनरल्स, कोयला, पेट्रोलियम आदि कमी की होने के कारण क्या है, यहाँ पे जल का अपार भंडार है। ठीक है, 73वां क्वेश्चन कह रहा है, मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, यूके ट्रिपल हो या फिर यूके पीएससी हो। ठीक है, तो ये हुआ था अगस्त 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 अगस्त 1998 को घटित हुआ था, जिसमें अमरनाथ यात्रा के अमरनाथ नहीं होगा, ये लिपू लेक, अमरनाथ तो आपका कश्मीर में होता है। ठीक है, कश्मीर वाला नहीं होगा, ये जा रहे थे मानसरोवर यात्रा वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गलत छपा है वहाँ पे, अमरनाथ मत करना, उसको मानसरोवर कर लेना। ठीक है,
तर्क संगति वाले रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ मैं नहीं करवाऊंगा, अभी ज़्यादा टाइम जाता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अब हम सीधे बढ़ेंगे आगे, करंट अफेयर रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको एक बार देख लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए करंट में क्या होगा, 2018-17 के करंट पे पूछे होंगे, अभी 6 साल बाद हम करंट पे देखेंगे नहीं, हल्का एक आइडिया लेंगे। निम्नलिखित में से किसको 2019 में भारत में नहीं मिला? 2019 में किसको नहीं मिला? अटल बिहारी वाजपेयी, इनको 2015 में ही मिल गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको देखते रहेंगे, हम सीधे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे अगला कह रहा है जनवरी 2019 में एक यूरोजोन में कितने देश सम्मिलित थे? यूरोजोन में कह रहा है, ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, कितने थे? 27, ठीक है। अभी हट यूरोपियन यूनियन से कुछ यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष था? तो ये थे सुखविंदर शेट्टी, ठीक है, इसको याद रखना। और वर्तमान में कौन है? ये है सुधीर मिट्टल हैं, ठीक है, याद रखना। मतलब जब ये बुक 2 साल पहले, अब करंट अफेयर देख लेना, एक आइडिया दिखा रहा हूँ आपको मैं। अगला है टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन है? तो इगन वेरनॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरुष सिंगल विमेन 2019 विजेता कौन थे? ये भी आपको देखना है, नोवाक जोकोविच थे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो होंगे आपको देखने पड़ेंगे वो भी। 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? 6 लोगों को मिला था, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? तो ये था कौन? इंग्लैंड था, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला था? तो ये था कानपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चेन्नई में सितंबर 2015 में अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत पदक दिए थे? कितना कराना क्वेश्चन पूछा था? तो ठीक है, ये हो जाएंगे प्रेम कुमार। अभी देखिए नेशनल गेम हुए उत्तराखंड में, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपको पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 में केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, वह कौन था थे? ठीक है, ये कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे आपके योगेंद्र राणा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या था? सूर्य होप, सूर्य होप इसका नाम, ठीक है। मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता था? ठीक है, पुराने क्वेश्चन है, नेहल चुरासना, ठीक है। अब आपको लेटेस्ट जो मिला होगा वो देखना पड़ेगा, मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला है सिंधु श्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो अमिताभ कांत को किया गया था यहाँ पे, ठीक है। अब लेटेस्ट में कौन है आप बताएंगे इसको भी। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई वैसी महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। वंदे मातरम योजना 2004 में शुरू की गई थी, जिसके प्रत्येक माह की 9 तारीख को राजकीय निजी चिकित्सा संस्थाओं में स्त्री विशेषज्ञ ओपीडी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच एवं परामर्श सेवाएं ऐच्छिक रूप से प्रदान की जाती हैं और पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं बच्चा होने के बाद। अगला क्वेश्चन है माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट भारत में लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2006 में, ये क्वेश्चन रिसेंट में ही पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो एमएसएमई एक्ट कब लागू हुआ? 2006 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था? 2018 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेटेस्ट देख के चलेंगे, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की जीती गई है अभी, तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आगे, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगस्त 2014 में की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 15 अगस्त 2014 को आरंभ किया गया था यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन, जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामक बैंकिंग बचत तथा खाते जमा खाते विप्रेषण ऋण बीमा पेंशन तक सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसमें 3,000 रुपये तक का बीमा कवर यहाँ पे होता है, ठीक है। इस बैंक खाते के तहत हर खाता धारक को 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है? तो ये आपकी 2 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विविध से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देखना। किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? तो ये तुर्की के द्वारा की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपके क्रिस गेल, ऑप्शन नंबर 2019 में बनाया गया था उस टाइम पे, ठीक है, जब चल रहा था वर्ल्ड कप। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है? ग्वालियर का तेली मंदिर, सांची का मंदिर, जयपुर का वैराट तक्षशिला मंदिर। तो ये हो जाएगा जयपुर का जो वैराट मंदिर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भारत का प्राचीनतम मंदिर है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मोरबी डैम फटने की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1979 में, और अभी ये 2 साल पहले भी यहाँ पे फिर से हुआ था, ठीक है, जहाँ पुल टूट गया था इसी पे। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? तो ये थी नाभिकीय, न्यूक्लियर से आई थी, ठीक है, कहाँ पे? यूक्रेन में। अगला है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। चलिए अभी 8 है, ठीक है, जब पेपर बना था तब की बात है, 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर जब बना तब से 8 हो गए हैं, इसको याद रखना। और दमन एंड दीव, नागर हवेली दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपदा परिवर्तन अधिनियम 2005 में आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख सकते हैं। क्यों आया था? ये जब इस टाइम पे जो आपका बे ऑफ बंगाल में, हिंद महासागर के और बे ऑफ बंगाल में जब लार्ज स्केल पर क्या आती है, सुनामी आती है, उसके बाद यहाँ पे ये बनाया गया था, ठीक है। और जनवरी 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। कवि वीरेंद्र डंगवार का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149वां है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? तो कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंतदेव थे। कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। कत्यूरी राजाओं के द्वारा गिरी राज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी, जल्दी ही कार्तिकेय में स्थानांतरित कर दी गई थी। और लास्ट क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? प्रशासन में पारदर्शिता का संबंध करना, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी का संबंधन करना, भ्रष्टाचार से रोकथाम करना। हाँ, तीनों आपके यहाँ सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन का बात एक्ट का आता है 2005 में आता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो सूचना का अधिकार 2005 के उद्देश्य पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त करना, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, प्रशासनिक कार्यकुशलता और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है यहाँ पे। तो आपको एक वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में वीडियोस को शेयर करेंगे। साथ ही साथ प्ले स्टोर में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आगामी जो आपके लोअर PCS, अपर PCS, साथ ही साथ RO और साथ ही आपका जो FRO का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।